जय हिंद साथियों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपका आपके YouTube प्लेटफॉर्म पे। आइए आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक टॉपिक शुरू करेंगे यूनिट 2 का, वो चीज़ जहां से हमने कल आपको छोड़ा हुआ था। याद रखिएगा, ये क्लास जो मिस करेगा ना वो अपना बहुत कुछ खोने वाला है। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं ना, एक बार पूरा क्लास देखिएगा। आज आप वो यूनिक चीज़ सीख करके जाएंगे जो बाकी जगह नहीं मिलेगी। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बच्चों का हमें पर्सनली आ रहा है रिस्पॉन्स कि सर बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि NIOS वगैरह का पढ़ा तो रहे हैं, PDF खोल करके पढ़ा दे रहे हैं, उतना बड़ा चीज़ से समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या पढ़े, क्या कंक्लूजन निकाले। जब NIOS से ही पढ़ना था तो उनका हम बैच क्यों खरीदे थे? बाबू यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फ्री कराई जाएंगी और सारा काम हम खुद करते हैं। NIOS, NCERT, इंटरनेट, गूगल, हर जगह से सारी चीज़ें ढूंढ करके ला करके समराइज करके आपको देते हैं। और इसीलिए हम आपसे एक दिन एक्स्ट्रा लेते हैं। डेली क्लास नहीं करके अल्टरनेटिव एक दिन लेट करके आपकी क्लास लिया जाता है, ताकि आपको जो भी मिले बेहतर मिले, आपको खोजना ना पड़े। देखिए आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। PPT आज के और भी शानदार है। देखिए सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू सिलेबस को भी रखते हुए नज़र से आपके चलाते हैं कि सिलेबस को ही लेकर हम चलेंगे। देखिए इतना अच्छा आपको कंटेंट बना करके लाए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल है और इसी के साथ सारी चीज़ होंगी। देखिए कितना मज़ेदार सेशन होने वाला है आज का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा क्या चीज़ है कि लोग पढ़ाने को तो सब पढ़ा देंगे, संरचनावाद, व्यवहारवाद, लेकिन कल हमने संरचनावाद का एक क्लास दिया था। खुद देखोगे कि कितना अंदर जाके हर उस संभावना को मैंने ख़त्म कर दिया जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे। वो हर एक चीज़ एक दो बार आप रिवाइज कर लोगे, वो हर चीज़ क्वेश्चन बनेगा जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आप भी देख रहे हो, आपको अगर व्यवहारवाद पढ़ाने को कहीं और जाएगा ना तो लोग सिर्फ व्यवहारवाद पढ़ा देंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, आपके सिलेबस में एक चीज़ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया है बिहेवियरिज्म तो दिया ही है, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म तो दिया ही है, बट इसके साथ एक चीज़ आपको स्पेशली लगा दिया है। क्या? कि स्पेशल रिफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशंस फॉर, दिखाई दे रहा है कि स्पेशल रिफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशन फॉर। ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी कि इसको इसी से तो टफनेस बनाएगा। वो भी जानता है कि आप व्यवहारवाद तो पढ़ कर आए हो, आपकी स्क्रीन पर होगा, आप व्यवहारवाद तो पढ़ कर आए हो, लेकिन व्यवहारवाद के जो इम्प्लीकेशंस है कि कैसे बच्चों को उस चीज़ों को हम अप्लाई करें, क्या चीज़ होगी, क्वेश्चन कैसे बनेगी, वो हर लेवल हम आपको लाए हैं। आप देखेंगे क्लास के अंत तक जाते जाते सारी चीज़ें आपको विजुअल होंगी। ठीक, सारी चीज़ आपको दिखेंगे कि ये सारे इम्प्लीकेशंस को हम लाए हैं। देख रहे हैं ना, इस सारी चीज़ों को हम समरी करके, सारांश करके, और फिर इन तीनों में आपको जैसे सिलेबस में दिया है कि क्या चीज़ दिया है सिलेबस में। बाबू एक बार पढ़िए। देखिए हम सिलेबस को तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लेवल का एग्जाम सिलेबस के बाहर चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं। तो पहले हम 95% से जहाँ क्वेश्चन आएंगे सिलेबस को लेकर चलेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर चीज़ों को चला जा रहा है और यही लेकर चलेंगे। ठीक, और इसी से लेकर के आज की शुरुआत होगी। फिर इन तीनों में कह रहे थे हम, ध्यान दीजिएगा, हम बताना भूल गए। हाँ, ये बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म जो है बाबू आपका, इसी से रिलेटेड इन तीनों को क्या चीज़ें क्या हैं, कल नहीं बता पाए थे, आज हम बताएंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है। ये चीज़ें यहाँ पे हम लाए हुए हैं। तो कहीं नहीं जाइए, क्लास में बैठे रहिए, सारी चीज़ पेटी बांध लीजिए, हर तरह की संभावनाओं को ख़त्म किया जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं सबसे पहले। और देखिए बहुत मेहनत करते हैं आपको चीज़ों को देने के लिए। हम PDF करके नहीं पढ़ाएंगे, बहुत मेहनत करते हैं आपको देने के लिए। तो हमारे लिए बस एक ही चीज़ कर दीजिएगा, हम बाद में कहना भूल जाते हैं, क्लास को शेयर कर दीजिए, बच्चों को जोड़ दीजिए, बाकी सारी आपकी मर्जी। तो आइए करते हैं शुरुआत। चलिए हम बात कर रहे थे, अब बातें नहीं होंगी, सिर्फ क्लास होगा। हम बात कर रहे थे KVS में। KVS में क्या चीज़, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस में KVS में था कि हम इस चीज़ों को लेकर चलेंगे, कंटेंट वाइज सारी चीज़ें। इसमें था कि हमने कहा था, आपको तो बता ही दिए कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो इस सिलेबस में बाबू हमने कल खत्म कर दिया था क्या चीज़, हमने कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि संरचनावाद को खत्म कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म के बारे में, कि बिहेवियर के बारे में। ठीक, बिहेवियर की चीज़ें उठाएंगे। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यवहारवाद। वाद क्या होता है, वाद में इसके क्या क्या बोलते हैं, इसका इतिहास कैसे था, इसका हम ओवरव्यू कल की क्लास में दे चुके हैं। एक बार आप देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेंगी। इसको पढ़ते समय एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका लेवल है एग्जाम का, कि जो मान लीजिए कि अगर आप सीटेट ही दे रहे हो या कोई भी इजी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया, KVS दे रहे हो, DTPS भी दे रहे हो, ऐसा थोड़ी सारी चीज़ें टफ आएंगी। KVS में अगर कोई इजी क्वेश्चन आ गया तो उसमें देखिए यहीं से पेडागोजी तो उठा के बनाता है। क्या पेडागोजी बनाता है? अब कल ही का था सेशन, अब देखिए आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, पढ़ सुनते जाइए। कल ही का जो सेशन था, उस सेशन में क्या था कि बच्चे किस वाद के अंदर या किस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट के अंदर या किस मनोवैज्ञानिकों के अंदर, किस संगठन के अंदर ये कहा जाता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, निर्माण करते हैं। आपको ऑप्शन सारे आ जाएंगे।
4 ऑप्शन दे देंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ कंस्ट्रक्टिविज्म की बात होगी, जहाँ संरचनावाद की बात होगी, बच्चे वहाँ पे अपने ज्ञान का स्वयं 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 क्या करते हैं, रचना करते हैं। ठीक। अब व्यवहारवाद में क्या है, यहाँ पे चीज़ें आपको सारी चीज़ें अलग दिखेंगी, संज्ञान में चीज़ें अलग दिखेंगी। तो वही हम व्यवहारवाद पढ़ा रहे थे, ये लर्निंग प्रोसेस है। तो अब ये चीज़ें क्यों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, कि बिहेवियर कैसे अलग है, कॉग्निशन कैसे अलग है, कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे अलग है, यहाँ पे आप इस चीज़ को समझने वाले, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि पहले देखो सारे वाद हैं, हमने कल आपको बता दिया है, ध्यान समझते जाइएगा। सारे वाद हैं, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किस चीज़ पे, लर्निंग पे। क्या चीज़ पे बाबू, अधिगम पे। तो अधिगम को पहले एक नज़र हम देख लेते हैं, अधिगम क्या है। तो अधिगम के बारे में आपको बताएंगे तो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन सीधा समझिएगा यहाँ पे, सीधा समझिएगा यहाँ पे। लर्निंग जो होता है एक प्रोसेस होता है, अधिगम एक स्वतः चलने वाली प्रक्रिया होती है। थोड़ा सा आपको बता दें कि अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। यहाँ भी दिया हुआ है, मॉडिफिकेशन, रिलेटिविटी, परमानेंट ऑफ द वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, डूइंग और लर्नर। घबराइए मत, हिंदी इंग्लिश दोनों में। 1 मिनट रुक जाइए, मीन्स समझ लीजिए क्या कह रहा है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम कहलाता है। तो व्यवहार में परिवर्तन कई तरीके से होता है, व्यवहार में परिवर्तन कई तरीके से होता है। जस्ट लाइक मान लीजिए कि हमने कहा कि हम कोई नशा में है और उसका व्यवहार में परिवर्तन हो गया, नशे वाली काम कर रहा है। किसी की बीमारी हो गई, वो बेड पे पड़ा हुआ, किसी का चोट लग गया, दुर्घटना हो गई, वो काम कर रहा है। तो क्या इस तरह के व्यवहार में परिवर्तन जो हो रहे हैं, क्या इसको आप अधिगम मानोगे? नहीं मानोगे। अधिगम के लिए एक शर्तें लगी हुई हैं। कल हमें एक लड़की ने, मनीषा करके लड़की, उन्होंने हमें एक पीडीएफ भेजा था, क्या बोला जाता है, हम आपको उत्तराखंड करके यूनिवर्सिटी, वहाँ से हम बहुत चीज़ें अच्छी निकाले थे। उसमें दिया था कि वो तो हम जानते भी थे, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी थी। क्या चीज़ थी कि व्यवहार में हुआ अस्थायी परिवर्तन, समझिएगा। एक होता है व्यवहार में हुआ टेम्परेरी परिवर्तन, एक होता है अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। व्यवहार में हुआ अपेक्षाकृत, किसके अपेक्षाकृत, कि पहले आपका परिवर्तन नहीं हुआ था। समझिएगा एक चीज़ का, पहले मान लीजिए कभी आप बीटीसी बीएड किए, आप किसी भी चीज़ कर, मान लीजिए अभी तक आपको व्यवहारवाद नहीं पता था, तो इससे पहले आपने व्यवहारवाद नहीं जाना था। आज की क्लास के बाद आप व्यवहारवाद जान गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो गया। अब आपसे कोई व्यवहारवाद पूछेगा तब बता दोगे। तो मतलब आपने क्या किया, पढ़ाई किया। तो प्रशिक्षण, अनुभव, एक्सपीरियंस के द्वारा या प्रशिक्षण के द्वारा या फिर अभ्यास के द्वारा हुआ परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। बाकी दुर्घटना, बीमारी, नशा, इनके द्वारा हुआ परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता है। एक चीज़ और वहाँ पे आई थी आपकी, क्या चीज़, एक चीज़ और आई थी, वहाँ पे हम पढ़ रहे थे तो वहाँ दिया था अभिप्रेरणा। एक चीज़ याद रखिएगा, अभिप्रेरणा, कि अभिप्रेरणा के द्वारा हुआ परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता है। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होगे, इसलिए हम इसको लाए हैं कि हार्ड टॉपिक कोई नहीं बताता। उस बुक में, उस पीडीएफ के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में साफ साफ लिखा था, क्या चीज़ की प्रस्तावना, कि अभिप्रेरणा के द्वारा हुआ परिवर्तन अधिगम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, रॉस का एक कथन है कि अभिप्रेरणा जो होता है अधिगम का राजमार्ग, मतलब बिना अभिप्रेरणा का अधिगम नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों फैक्ट अलग अलग हैं, आप एग्जाम में कंफ्यूज कर जाओगे। यही तो है एनआईओएस में, कि चीज़ों को इतना डीप करके दिया है कि आप समझ नहीं पाते हो। समझिएगा, इस चीज़ को हम आपको समझाना चाहेंगे, फिर इस पर हम आ रहे हैं। हाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अभिप्रेरणा जो होता है, ध्यान दीजिए, मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन के बिना अधिगम नहीं होगा। मोटिवेशन एक राजमार्ग होता है अधिगम के लिए, ये एकदम सत्य है, एक प्रभावित करने वाला कारक भी सत्य है। लेकिन अगर आप यह ध्यान दीजिएगा कि अभिप्रेरणा के कारण अगर कोई परिवर्तन होता है व्यवहार में, उसको हम अधिगम नहीं मानेंगे। याद रखिएगा, अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो हम अलग से लिख करके आपको ग्रुप में टाइप करके भेज देंगे, ठीक। लेकिन इतना समझिएगा कि जिस रीजन से, बस इतना ध्यान लीजिएगा, जिस रीजन से टेम्परेरी व्यवहार में परिवर्तन होगा उसको अधिगम नहीं माना जाएगा। जिस भी रीजन से, चाहे वो नशा के द्वारा हो, बीमारी के द्वारा हो, परिपक्वता के द्वारा हो, ध्यान दीजिएगा, या फिर अभिप्रेरणा के द्वारा हो, इससे मतलब मान लीजिए हम ही हैं, हमें कोई चीज़, हमने खूब झकझोर दिया आपको कि पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, आप खूब सक्रिय होकर के आए, कोई काम करने लगे, या हमने आपको खूब प्रेरित कर दिया, जाओ मार डालो उसको, आपने जाकर किसी को किल कर दिया, तो वो आपको टेम्परेरी व्यवहार में परिवर्तन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोफेशनल किलर ही हो, नहीं। प्रोफेशनल किलर बनने के लिए वो जो कंटिन्यू किलिंग करते हैं, मारते हैं, मर्डर करते हैं, उनको क्या मिलता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, तब उनके द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको अधिगम कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि अधिगम क्या होता है, कि व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे हम इन तीनों में अंतर बता रहे थे, क्या चीज़, कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, बिहेवियरिज्म क्या होता है और कॉग्निटिज्म क्या होता है।
हिंदी वाले घबराए नहीं, हम हिंदी में नीचे लाए हैं, बस थोड़ा सा समझ लीजिए बाबू। देखिए हम साइकोलॉजी क्या होता है ना, इंग्लिश में चीज़ें मिलती हैं, ठीक, इंग्लिश में सारी चीज़ें मिलती हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा कि सीधा समझिएगा कि बिहेवियरिज्म मतलब कि व्यवहारवाद, और व्यवहारवाद का मतलब होता है कि बच्चे के व्यवहार के द्वारा चीज़ों को समझना, वातावरण के द्वारा बच्चे को जो मिला उसको समझना। कॉग्निटिव का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, संज्ञानवाद, कि संज्ञान के द्वारा बच्चों को समझना। संज्ञान मीन्स होता है कि जहां भी मानसिक मस्तिष्क से जुड़ी चीजें आएंगी, जहां भी मस्तिष्क से जुड़ी चीजें आएंगी वो हमारा क्या हो जाता है, संज्ञानवाद। जैसे कि जिज्ञासा, बुद्धि, क्या बोलते हैं, प्रतिमा, मानसिक संप्रत्यय, थिंकिंग, चिंतन सेमी, तर्क, ये रीजनिंग, ये सारी चीज़ें कहाँ आती है, मानसिक। मतलब कि बच्चा अगर माइंड से कोई चीज़ कर रहा है तो उसको हम क्या मानते हैं, कॉग्निटिविज्म यानी संज्ञानवाद। और अगर बच्चा व्यवहार के द्वारा कोई चीज़ को हम लोग लर्न करते हैं तो बिहेवियर हो जाता है। और अगर कंस्ट्रक्टिविज्म हम कल आपको बता दिए थे कि बच्चा अगर खुद, देखिए यहाँ पे एनवायरनमेंट से सीखेगा बच्चा, यहाँ पे बच्चा एनवायरनमेंट से सीखेगा बिहेवियरिज्म में, लेकिन कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या सीख करेगा बच्चा, कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा क्या करेगा, खुद ज्ञान की रचना करेगा। इन दोनों में अंतर क्या है, बिहेवियर में क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, अभी तो वही तो पढ़ाने जा रहे हैं ना, तो काहे घबरा रहे हैं हम, है ना, तो फिर टेंशन का चीज़ का है। चलिए, थ्योरी ऑफ लर्निंग यही तीनों की हो रही है। आइए अब हम इसके थोड़ा सा इतिहास से चलते हैं, फिर हम आपको बताते हैं व्यवहारवाद में और संरचनावाद में और इन तीनों में क्या अंतर है। इन तीनों को पढ़ाने के बाद भी एक हम समरी बनाएंगे। हम इतना डीप इसलिए जा रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन कुछ ना छूटे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीज़ें हम आपको लेकर आए हुए हैं। व्यवहारवाद देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कब शुरुआत हुआ था, इसका कब से माना जाता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था, एक जीके का क्वेश्चन आ गया, 1914 से 1918 में के दौरान अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों के एक समूह ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। मतलब इससे पहले हमने कल बताया था, एक संरचनावाद चल रहा था, फंक्शनल चल रहा था, प्रकार्यवाद चल रहा था। मतलब क्या हुआ कि चेतना पे सारी चीज़ें हो रही थी, चेतना के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन वाटसन आते ही बोले कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो गया, कि हम कल बताए भी थे, कल के इंट्रो में भी, कि सारी चीज़ें चेतना को आप देख थोड़े ना सकते हो। चेतना किसी के बिना देखे आप कैसे तय कर सकते हो कि उसका व्यवहार है कि नहीं है, तो चेतना को देखा नहीं जा सकता, अतः हम चेतना को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अतः हम व्यवहार को एक्सेप्ट करेंगे। तो याद रखिएगा कि चेतना में हम क्या बताए थे आपको, संरचना में उस विधि को अंतर्दर्शन विधि कहते हैं, और यहाँ पे व्यवहार के कारण इस विधि को हम क्या कहते हैं, बहिर्दर्शन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बहिर्दर्शन विधि कहते हैं। मतलब व्यवहारवाद के कारण व्यवहार बाहर से दिखाई देता है तो बहिर्दर्शन, और चेतना अंदर होती है तो अंतर्दर्शन, कल हमको बता चुके थे, ठीक। व्यवहारवाद की विचारधारा को मानने के कारण इस मनोवैज्ञानिकों को व्यवहारवादी कहा जाता है, कल भी आपको हम बता चुके हैं, ठीक। अब इसमें क्या है कि व्यवहारवादियों ने केवल महसूस करने योग्य, कि देख करके महसूस किया जाए या फिर ऑब्जर्व किया जाए, वही ऑब्जर्व करिए, महसूस करिए, या फिर उसको मापिए, मीजर करिए, उस पर इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया था, ठीक। अब इसका लीजिए, अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। इसको थोड़ा मोटा कर ले पेन को, हाँ, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। देखिए क्या चीज़, कि जब हम ये बात करेंगे, अब आते हैं हम ओरिजिनल व्यवहारवाद क्या होता है, ओरिजिनल पे आइए। देखिए व्यवहारवाद क्या होता है, बच्चे को एनवायरनमेंट से चीज़ें सीखनी है, वो चीज़ें व्यवहारवाद होगी। जैसे उद्दीपक के साथ अनुक्रिया कराना है। इसको एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे नीचे आपको लिखे हैं हम सारी चीज़ें, क्या चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे नीचे लिखा गया है भौतिकवादी यांत्रिक वस्तुनिष्ठ रूप। देखा, भौतिक यांत्रिक, अगर पूछ दे कि कौन सा वाद या शिक्षण का कौन सा लर्निंग क्या होता है, यांत्रिक रूप से होता है, यंत्रवत चलता है। किसको हम यंत्रवत मानते हैं कि यंत्र के रूप में काम कराता है, मतलब मशीनी की तरह काम कराता है, तो ये क्या होता है, व्यवहारवाद होता है। अब कैसे होता है, रटिए मत, याद मत करिए, समझने की कोशिश करिए। उद्दीपक अनुक्रिया आप सुने होंगे, पावलो का उद्दीपक अनुक्रिया आप सुने हैं ना, ठंडाई का बिल्ली का, किसी का भी एक्सपेरिमेंट आप उठाइए ना, व्यवहार में सारी की सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं, सारी की सारी चीज़ें आपका कहाँ से हो रही हैं, सारी की सारी चीज़ें आपका यंत्रवत हो रही हैं। जैसे कि कुत्ता था, लार टपकाया, रोटी खिलाई गई, मतलब भोजन से लार से क्या कर दिया, अरे सॉरी, घंटी से क्या कर दिया गया, उसके अनुक्रिया को बांध दिया गया, घंटी से उसके अनुक्रिया को बांध दिया गया। तो क्या मशीनी की तरह से ही काम कराया जा रहा है। बिल्ली से क्या किया गया, लीवर दबा करके पिंजड़ा खुलवाया गया, वो क्या कर रहा है, यंत्रवत ही कराया जा रहा है ना। मतलब प्रैक्टिस करा के हर सारी चीज़ें करा करके बार बार चीज़ों को उद्दीपक अनुक्रिया उद्दीपक कर करके इसको यंत्रवत इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ये
यंत्र की तरह चीज़ों को कराता है। जैसे अब इससे फ़ायदा क्या होता है ये भी बता देते हैं आपको। पावलो की थ्योरी आप पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ बताई जाती है कि पावलो की थ्योरी का उपयोग क्या है। तो हम छोटे बच्चों को, ये क्वेश्चन बनता है और बन सकता है कि छोटे बच्चों को जब हम गिनती सिखाते हैं तो बच्चों को गिनती नहीं मालूम है। छोटे बच्चों को जब हम पहाड़ा रटवाते हैं तो उनको पहाड़ा नहीं मालूम है, लेकिन हम उनको वही तरीके से बार बार रिपीटेशन इससे अभ्यास बार बार कराएंगे तो थांडाइक के द्वारा हो गया। और बच्चों को चीज़ों को जोड़ना, देखिए कैसे जोड़ना, समझने की कोशिश करिएगा। कुत्ता है, घंटी से जोड़ दिया गया उसके रिस्पॉन्स को। उसी तरह से क्या हम लोग करते हैं, ए फॉर एप्पल। बच्चा ए को नहीं जानता है, बच्चा एप्पल को जानता है। बच्चा ए को नहीं जानता, एप्पल को जानता है, तो ए से एप्पल को जोड़ दिया। उद्दीपक से अनुक्रिया हो गई कि नहीं हो गई, हो गई कि नहीं। बी फॉर बॉय या बी फॉर बॉल, बच्चा बॉल बी को नहीं जानता है, बॉल को तो जानता है ना, तो बी फॉर बॉल। तब कभी भी उसके सामने बॉल आएगा तो इतना ज्यादा उसको उद्दीपक अनुक्रिया करा दिया गया ना, बोल बोल के बेटा बी फॉर तो बॉल बोल देगा, मतलब उद्दीपक अनुक्रिया हो गई। तो इनका प्रयोग कहाँ पे होता है, मशीनी तौर पर होता है, इसलिए इसको हम लोग यंत्रवादी कहते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। और चीज़ समझिएगा, व्यवहारवादियों ने जन्मजात प्रकृतियों का अस्तित्व को नकारते हुए सीखने पर बल दिया। मतलब व्यवहारवादी जो थे ये क्या कहते थे कि जो जन्मजात प्रकृति मैकडूगल वगैरह ने माना था, इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। एक चीज़ और यहाँ पे हम बता दें कि जन्मजात प्रवृत्ति जो मूल प्रवृत्ति शब्द है किसने दिया था, क्या बता सकते हो कि मूल प्रवृत्ति शब्द किसने दिया था। सब लोग तो बहुत पढ़े हो, 50 बार पढ़े हो गए बाबू। मूल प्रवृत्ति शब्द देने वाले थे, क्या नाम था उनका, मूल प्रवृत्ति शब्द की बात आएगी तो उनको वही देने वाले थे विलियम जेम्स। क्या नाम था बाबू, विलियम, यहाँ लिख लीजिए विलियम जेम्स। अब कहोगे नहीं सर जी इसे कैसे हो गया, ये सच है। विलियम जेम्स ने ही क्या दिया था, विलियम जेम्स ने क्या दिया था, मूल प्रवृत्ति का शब्द का दिया था, ठीक। और इसको एक सिद्धांत के रूप में किसने प्रयोग किया था, मैकडूगल ने प्रयोग किया था। देखिए अगर जिसको क्लास स्लो लग रही है वो क्लास को तेज कर सकता है, यूट्यूब में सारी सिस्टम होती है, ठीक। अब देखिए अब ये इन्होंने क्या कहा था, व्यवहारवादी ने कहा कि जन्मजात प्रकृति का अस्तित्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने व्यवहार पे फोकस किया ना, सारी चीज़ें कि बाहर से देखकर सारी चीज़ें होती हैं। इसको हम इस तरह से सिद्ध करेंगे कि वाटसन ने कहा था कि अगर आप मुझे एक छोटा बच्चा ला करके दो तो मैं आप उसको डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, वैज्ञानिक जो कहोगे वो बना दूंगा। मतलब कि वो कितना भी खराब बीज से आया हो, कितना भी खराब परिस्थिति से आया हो, हम उसको सारा चीज़ करा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अपने मन से आप बताइएगा कि इन्होंने एकदम जन्मजात प्रवृत्ति को माना ही नहीं कि माता पिता से कोई गुण आए होंगे, जैसा हम एनवायरनमेंट देके इनको बना दे वैसा वो बच्चा बन जाएगा। मतलब ये अगर क्वेश्चन बने आपका कि जन्मजात प्रवृत्ति को कौन नहीं मानता है, तो व्यवहारवाद जन्मजात प्रवृत्ति को नहीं मानता है, ठीक। इन्होंने मानव व्यवहार को समझने के साधन के रूप में पशु व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया। आप भी जानते हो, अभी हम डिस्कस कर चुके, पावलो ने कुत्ता, थांडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया। इसका सीधा सा अर्थ है स्किनर ने चूहा पर। इन्होंने पहले उस चीज़ को पशु पे बनाया और पशु के बाद इन्होंने मानव पे अप्लाई किया, ठीक। इसके बाद से यंत्रवादी हम आपको बता ही दिए हैं। यद्यपि वाटसन के व्यवहारवाद की काफ़ी आलोचना हुई, जाहिर सी बात है आलोचना तो होगी कि सिर्फ और सिर्फ आप व्यवहार को कैसे मान सकते हैं, इंटरनली भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसको कुछ मनोवैज्ञानिक होता है ना कि किसी चीज़ का सपोर्ट मिल गया, सपोर्ट मिला किन किन मनोवैज्ञानिकों का, तो एक टालमैन करके थे तो उनका सपोर्ट मिला, ठीक। उसके बाद से यहाँ थे देखिएगा बीएफ स्किनर आ गए इनके साथ, कि बीएफ स्किनर ने भी इन्होंने दिया था अपना टालमैन। अगर पूछ दिया जाए कि व्यवहारवादी में कौन कौन आते हैं तो पावलो और थांडाइक आपको पता ही चल गया। इसके साथ साथ आपके क्लार्क हल आ जाएंगे, ठीक, टालमैन आ जाएंगे और बीएफ स्किनर आ जाएंगे। ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक कहाँ थे, व्यवहारवाद में थे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और समझिएगा कि जब बात आएगी किसकी, व्यवहारवाद की, तो जब उन्होंने जन्मजात प्रवृत्ति को नहीं माना तो फिर अपने मन से बताइएगा कैसे बात तो सही हुई ना कि वंशानुक्रम की भूमिका को कैसे मानेंगे, नहीं मानेंगे। सीधा उसको कह देंगे कि नहीं हम नहीं मानते, हम व्यवहार को मानेंगे, वातावरण को मानेंगे। मतलब वंशानुक्रम एवं वातावरण में से उन्होंने वंशानुक्रम को नकार दिया और वातावरण को कहा कि वातावरण से बच्चों को पढ़ा देंगे। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। इसके बाद व्यवहारवादियों ने अधिगम, अभिप्रेरणा एवं पुनर्बलन पदिक जोड़ दिया। अधिगम, अभिप्रेरणा, हमने अधिगम बताया ना कि अधिगम कराएंगे हम बच्चों को, यंत्रवत कराएंगे, उद्दीपक से अनुक्रिया कराएंगे तो अधिगम हो जाएगा। मोटिवेशन देंगे बच्चों को, क्या देंगे, अभिप्रेरणा। अभी हमने आपको बताया ना सारी चीज़ें अभिप्रेरणा के बारे में, मतलब मोटिवेशन देंगे, अभिप्रेरणा देंगे, पुनर्बलन देंगे। मतलब बच्चों को पुनर्बलन किसने दिया था, अब भी जानते हो कि वो व्यवहारवादी थे, स्किनर के बारे में बात हो रही है। रिइंफोर्समेंट पे उन्होंने प्रयोग किया था, ठीक। अधिगम इसको सारी चीज़ों को कराया था किसने, थांडाइक वगैरह ने कराया था। इस पर किन्होंने, मतलब कि जो भी चीज़ें होंगी बाहर से होंगी,
व्यवहारवाद का कहना था कि जो भी चीज़ें आपकी होंगी यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बाहरी रूप से होंगी, मतलब कि आप अभिप्रेरणा भी बाहरी रूप से दे रहे हो, मतलब वातावरण में दे रहे हो ना, बच्चा पेट में है तो अभिप्रेरणा तो दे नहीं सकते, बाहर के वातावरण से जोड़ करके चीज़ों को दे रहे हो, पुनर्बलन दे रहे हो, बच्चों को अधिगम करा रहे हो। ये सारी चीज़ों पर किन्होंने बल दिया? व्यवहारवादियों ने दिया, लेकिन वंशानुक्रम और मूल प्रवृत्ति को उन्होंने बल नहीं दिया था। ठीक, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, कुछ हिस्ट्री है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, सही चीज़ें आप देख लेना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वाटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है। इसके साथ आपका चीज़ है कि इन्होंने एक टेक्निक ऑफ सेल्फ एनालिसिस का प्रयोग किया था वार ने। इसको छोड़िए, अभी इसका हिंदी में भी वर्जन किए हैं। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक डीप क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किसके विरुद्ध इन्होंने इसको दिया था? वाटसन ने किसके विरुद्ध दिया था? व्यवहारवाद किसके विरुद्ध आया था? अभी हमने कहा ना कि उन्होंने कहा कि चेतना में नहीं, व्यवहारवाद मतलब कि संरचनावाद और प्रकार्यवाद की जो चीज़ चल रही थी उसको छोड़ करके इन्होंने कहा कि उसके अगेंस्ट इन्होंने अपना काम किया था। ठीक, इसको आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। और इसको कहा जाता है कि अधिगम का क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, विच वाज, ये सारी चीज़ें हैं आपके, सब पीडीएफ बना के पीडीएफ बना आपको दे देंगे। विच वाज रिकॉग्नाइज एज सेकेंड फोर्स, यानी कि दूसरा बल। अब दूसरा बल तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन हम ट्रांसलेट करके बता रहे हैं कि दूसरा बल कहा जाता है। मतलब अधिगम का दूसरा बल किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बनता है कि अधिगम का दूसरा बल किसे कहा जाता है? तो अधिगम का दूसरा बल व्यवहारवाद को कहा जाता है। आपको एकदम से चीज़ें याद रख लेनी है। व्यवहारवाद को अधिगम का दूसरा बल कहा जाता है। चलिए ठीक, अब वही है कि इसके मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे, सारी चीज़ में बताया गया है। ये सेम चीज़ का उसका हिंदी है, सुन लीजिए। सारी चीज़ें हम आपको बता ही दिए हैं। इसकी दूसरी शक्ति के रूप में जाना जाता है, बता दिए। आत्मविश्लेषण की तकनीक विकसित करने की मांग की जा रही थी, मतलब वाटसन ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा कि नहीं, हम परिवेश के द्वारा सारी चीज़ें कराएंगे, हम आत्मविश्लेषण चेतना के ऊपर कोई काम हम नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ हमको पसंद नहीं है। इन्होंने एक चीज़ लिखा था, इन्होंने एक शीर्षक दिया था, इसको आपको याद रखना है, मनोविज्ञान के रूप में बिहेवियरिस्ट यू इट। ठीक, इसको हिंदी में किया गया है, इसलिए ऐसा समझ में आ रहा है। भागिएगा मत बाबू, भागिएगा मत, नहीं समझ में आ रही इन चीज़ें, एक मिनट रुक जाइएगा। अभी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो अब आ रही हैं, हम थोड़ा सा आपको इसका हिस्ट्री बता रहे हैं। इन्होंने क्या कहा था, ध्यान दीजिएगा कि टेक्निक ऑफ सेल्फ एनालिसिस में इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने परिवेश पे काम किया था। वही कह रहा है कि इन्होंने एक व्यू दिया था शीर्षक के रूप में, कि आपको क्वेश्चन में बनेगा, उस समय भी आप भागोगे तो नहीं अच्छा लगेगा। क्या दिया था? मनोविज्ञान में के रूप में बिहेवियरिस्ट व्यू इट के ऊपर उन्होंने काम किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे। क्या चीज़? एज पर थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म के अनुसार आवर बिहेवियर डिटरमाइंड ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, मतलब हम बाहरी रूप से इसको कंट्रोल करेंगे, ये भी हम आपको बता दिए। फोकस ऑन आइडिया ऑल बिहेवियर लर्नर थ्रू इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, मतलब बच्चों को हम इंटरेक्शन कराएंगे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दिस लर्निंग थ्योरी स्टेट द बिहेवियर लर्न फ्रॉम एनवायरमेंट से लर्न करेंगे, भी बता दिए। इनेट इनहेरिटेड फैक्टर है वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस, मतलब कि जो इनेट हेरिडिटी अनुवांशिकता की बात है तो इसको बहुत लिटिल रूप से हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम आपको बता दिए, कुछ इसमें नया नहीं है। मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे लोग काम करेंगे, ये भी बता चुके हैं। अब एक एग्जाम्पल आपके सामने आ सकता है। क्या एग्जाम्पल आ सकता है कि ए टीचर प्रोवाइड ए सब्सटेंट, एक टीचर जो है एक सब्सटेंट प्रोवाइड कर रहा है, कि प्रैक्टिस करा रहा है। मतलब ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन एक डिप बनाता है, कैसे कि एक टीचर जो है प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को कुछ कंटेंट दे रहा है कि बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। ये कह रहा है कि इसमें अगर पूछ दे कि स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है और बच्चे ने सीखा क्या, तब क्या कहोगे? इसका हिंदी भी लाए हैं यहाँ पे, घबराइए मत, ठीक नीचे इसका हिंदी है। ठीक, ये सारी चीज़ आपको हिंदी मिल जाएंगी। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि एक शिक्षक छात्रों को बीजगणित सीखने में मदद करने के लिए अभ्यास समस्याओं को पर्याप्त सूची प्रदान करता है, मतलब कि बार बार अभ्यास कराता है। इंग्लिश में सही चीज़ें लिखी है, हिंदी में आप जानते हो कैसे होता है कि बार बार अभ्यास कराता है। तो प्रोत्साहन मतलब यहाँ पे हो जाएगा, ये उद्दीपक हो गया, स्टिमुलस हो जाएगा। क्या चीज़? स्टिमुलस क्या होगा इसमें, इस लाइन में, और रिस्पॉन्स क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कराना, प्रैक्टिस दिया जा रहा है ना कि बच्चे को प्रैक्टिस कराना। तो बच्चा अगर प्रैक्टिस कर रहा है वो तो इसका रिस्पॉन्स हो गया। लेकिन प्रैक्टिस को देखना कि प्रैक्टिस क्या चीज़ है। हमने कहा कि ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस क्या चीज़ है, मतलब मछली के सामने जो भोजन रखा है वो क्या चीज़ है, सॉरी बिल्ली के सामने जो भोजन रखा है वो क्या चीज़ है, जो मछली रखी है वो क्या है, तो वो एक स्टिमुलस है। तो उसी तरह से जो प्रैक्टिस रखा है बच्चे के लिए, जो प्रॉब्लम रखा है जिसको उसको सॉल्व करना है, वो तो उद्दीपक है, और जो कर रहा है ये अनुक्रिया हो गई। तो बच्चे ने क्या सीख लिया यहाँ पे कि द रिपीटेशन कॉज, क्या बच्चा सीखा है?
द रिपीटेशन कॉज द स्टूडेंट लर्न अलजेब्रा, मतलब कि इसके द्वारा बच्चे ने अलजेब्रा को सीख लिया, मतलब पहले स्टिमुलस हुआ, फिर रिस्पॉन्स हुआ और उसके साथ लर्निंग हो गई। ये चीज़ें आप जानते हो, फिर भी हम इसलिए टाइम यहाँ पे ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, बहुत डीप नहीं जाकर समझा रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि सारी चीज़ें आप थॉर्नडाइक का पढ़ चुके हो, इसलिए हम समय आपको नहीं दे रहे हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हम आपको हिंदी में बता चुके हैं, जो हम बोल चुके हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब आते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। अब इसमें कुछ है ना क्या, मान लीजिए कि बिहेवियरिज्म में जो थे, बिहेवियर के जो लोग थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, इनकी थ्योरियाँ क्या क्या हैं। इनकी थ्योरियाँ हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था, याद है आपको? क्लासिकल यानी कि, याद करिए क्या नाम था उनका, पावलोव। क्या नाम था? क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा? ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत किसने दिया था? क्रिया प्रसूत स्किनर ने दिया था। किसने दिया था बाबू? स्किनर। पता नहीं ये दिख रहा होगा कि नहीं कलर आपको, एक मिनट, ये कलर ले लीजिए। स्किनर ने दिया था। किसने दिया था क्रिया प्रसूत? स्किनर ने दिया था, उसको पावलो ने दिया था। कनेक्टिविज्म, कनेक्टिज्म थ्योरी, ये किसने दिया था? बंधवाद का सिद्धांत, बंधवाद किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने? थॉर्नडाइक ने। और सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया था? सोशल लर्निंग थ्योरी याद करिएगा, बताइए। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने। चलिए, तो ये लोग क्या थे? हमारे सारे के सारे बिहेवियरिज्म थे। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें ऑपरेट कंडीशनिंग क्या होती है, सारी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट चीज़ पे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए बता दिया, अब आपको पीडीएफ में देंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वही सारी चीज़ें हैं ना, सोशल लर्निंग थ्योरी जो हम आपको बता चुके हैं, नेगेटिव क्लासिकल कंडीशनिंग है, सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अब हम आते हैं उसके इम्प्लीकेशंस की बात चल रही थी, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। क्या है बाबू इसका स्ट्रेंथ? कुछ इसके स्ट्रेंथ होंगे, कुछ इसकी वीकनेस होंगी। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हमने बात किया था ना, स्किनर क्या करते हैं? रिइंफोर्समेंट की बात करते हैं। इसका स्ट्रेंथ क्या है कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देंगे, बच्चों को पुनर्बलन देंगे, तो ये क्या होता है? उनके लर्निंग के बिहेवियर में की के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं? की के रूप में, एक चाबी के रूप में काम करता है, मतलब कि एक अच्छा चीज़ होता है। ऐसा नहीं कि आप चाबी रूप याद करोगे, नहीं, क्या होगा कि एक अच्छा काम करता है। किसके रूप में? बिहेवियर, उसके लर्निंग थ्योरी के रूप में। ठीक, मोटिवेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, मोटिवेशन इनमें एक इंपॉर्टेंट रोल। हमने कहा ना कि अभी प्रेरणा अच्छा काम करेगा, ठीक, रेनफोर्समेंट एक अच्छा काम करेगा। अब इसका वीकनेस क्या होता है? देखिए, हमने कहा था ना हर चीज़ का वीकनेस होता है, इसका वीकनेस है इसमें बच्चा जो होगा पूरी तरह से पैसिव होगा, टीचर का मेन रोल होगा। अब बताइए कि वो टीचर अपने अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाएगा ना, तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे बच्चा आपका हो जाएगा पूरी से पूरी तरह से इग्नोर होगा बच्चा। यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा? एक मिनट, अभी पैसिव वाला आएगा, हम बता रहे हैं। ये पूरा का पूरा क्लास किस तरह से हो जाएगा? टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? सिर्फ मान लीजिए कि बच्चा को पढ़ाना है, टीचर अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर रहा है ना, कि उसको वो अपने अपने हिसाब से दीपक के साथ अनुक्रिया करा रहा है। वो मन करेगा तो गिनती देगा, मन करेगा तो पहाड़ा देगा, मन करेगा तो वही टेबल देगा, नंबर्स देगा, मन किया जिस तरह से उस तरह से वो करा रहा है। बच्चे क्या है? पैसिव हैं, जैसे वो बोल रहा है वैसे वो अनुक्रिया कर रहे हैं। ए फॉर एप्पल, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं, फिर भी वो लोग बार बार पढ़ रहे हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। और कंस्ट्रक्टिव में क्या था? कंस्ट्रक्टिव संरचनावाद में क्या था? देखिए अंतर, देखिए दोनों में क्या अंतर है। संरचनावाद में था कि उनमें वहाँ पर उनको अकेला छोड़ दिया गया था। क्या किया गया था? अकेला छोड़ दिया गया था। बच्चे अपने ज्ञान की रचना खुद कर रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे, खोज रहे थे, खुद से लर्न कर रहे थे। टीचर एक गाइडर की तरह काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर टीचर का मेन रोल हो गया है। ठीक, तो ये अंतर है। इग्नोर थॉट प्रोसेस एंड इमोशन, उसमें क्या फ़ायदा था? उसमें बच्चे के इमोशन को समझा जा रहा था, बच्चे के ओपिनियन को समझा जा रहा था। यहाँ पे डायरेक्ट इग्नोर कर दिया जा रहा है, बच्चे के इमोशन को नहीं ध्यान दिया जा रहा है कि उसका इमोशन क्या है, उसके थॉट्स क्या हैं। ठीक, जैसा अपने मन वैसा कराया जा रहा है। रिपीटेशन में भी बिकम बोरिंग, बार बार कोई चीज़ आपको नहीं आ रहा है, बार बार आप उसका रिपीटेशन करा रहे हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है, फिर भी आप उसको बार बार उससे ट्रिग्नोमेट्री करा रहे हैं। कोई चीज़, कोई फार्मूला, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, उसको कोई और तरीका आप दे सकते हैं। मान लीजिए किसी को गिनती किसी बच्चे को नहीं आ रही है, तो आपको और भी तरीके हैं। आप 4 बच्चों 10 बच्चों को खड़ा कर लीजिए, बोलोगे तुम 1 बोलो, तुम 2 बोलो, तीसरा 3 बोलेगा। इस तरह से उसको इंटरेस्टेड बना दो, या पर्ची बना करके दे दो, बोल दो कि ये 3 मिलेगा, 5 से 5 मिलेगा, 8 से, तो जो कौन बड़ा होगा, इस तरह से भी इंटरेस्टेड बना दो। ठीक, इस तरह से चीज़ों क्या कह दो कि बाहर जाओ, देखो कितने पेड़ लगे हैं, सब गिन करके आओ, उनको मजा आएगा वो करने में। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रिपीटेशन नहीं, यहाँ पे रिपीटेशन कराने से क्लास बोरिंग हो जाती है, तो ये भी इसका एक वीकनेस हो जाता है। लिटिल और नॉट इनपुट फ्रॉम लर्नर्स, मतलब वही चीज़ें कि बच्चे को लर्नर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलता है। अब हम इसका समरी क्या करेंगे बताइए? इसकी समरी हम क्या निकाल सकते हैं कि अब तक आपने क्या क्या पढ़ा। इसका समरी ये है व्यवहारवाद में कि ये तो पहले आपको क्या देता है?
पहले आपका देता है 3 प्राइमरी लर्निंग थ्योरीज। इसमें प्राइमरी लर्निंग थ्योरीज नहीं है, जैसे पावलो बोल रहे हैं, हाँ पावलो हो गए, फिर आपका ये थॉर्नडाइक हो गए। थॉर्नडाइक ने दिया था ना, याद है? थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे ना। तो इसी तरह से है कि 3 प्राइमरी लर्निंग किसने दिया था, याद करिए, 3 प्राइमरी लर्निंग किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। कौन सा? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ठीक, अब इसमें दिया एक और चीज़ है कि प्राइमरी गोल द बिहेवियरियन इज टू फॉर्म रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के साथ समझौता होगा। घबराइए मत, इसके नीचे ठीक हिंदी है। क्या चीज़ के व्यवहार बात, प्राथमिक लक्ष्य उत्तेजना और प्रतिक्रिया, मतलब कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच उत्तेजना और प्रतिक्रिया। इसलिए हम कहते हैं इंग्लिश में पढ़ना ना, क्योंकि हिंदी में कुछ भी लिख देगा, लेकिन इंग्लिश में क्या रहता है, पूरा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ही हर जगह मिलेगा। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध बनाना है, व्यवहारवाद का मतलब भी यही होता है। और वे औपचारिक रूप से 1913 में जॉन वाटसन द्वारा इसको स्थापित किया गया, यही इसका सारांश था। और आप सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि आज की क्लास आप लोग को इंटरेस्टिंग ना लगी हो, लेकिन याद रखिएगा इंटरेस्टिंग चीज़ें बनानी पड़ती हैं। चीज़ों को आपको समझाया गया, मेहनत किया गया है, आप लोग के लिए ही किया गया। बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई थी, चीज़ों को तेज़ी से भी कवर करना, क्योंकि लेंथ ज़्यादा ना हो, क्योंकि आप लोग भी भागने लगते हो। और भागने से नहीं होगा। देखिए जो सीरियस कैंडिडेट है वो पढ़ रहे हैं, और आप देख लो कि अगर आप इधर उधर कूद रहे हो, इतनी सारी चीज़ें सोच कर देखिए कहाँ कहाँ से कंक्लूड करके चीज़ों को लाया गया है, कितना मेहनत किया गया आपके क्लास पे। और आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? तो आपका रिस्पॉन्स ही हमें बहुत कुछ, कल के क्लास से बहुत रिस्पॉन्स मिला था, आज भी उम्मीद है कि आप लोग रिस्पॉन्स दोगे। कुछ क्लासेस डिस्टर्ब होती हैं, एक दिन के बाद 2 दूसरे दिन मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, उस पर खोज कर ला रहे हैं, इसीलिए टाइम लग रहा है। हमें दूसरों को तो सिर्फ पीडीएफ खोल करके पढ़ा देना होता ना, तो ऐसे डायरेक्ट लाते हैं एनआईओएस के, देखिए बाबू ये करा देते। लेकिन हम में से मनीषा ने कहा भी था, बच्ची थी, उन्होंने दिया था, बच्ची क्या मतलब हम लोग के समकालीन ही है, तो उन्होंने कहा भी था कि सर इसका बता दीजिए कंक्लूजन, लेकिन हमने कहा कि बाबू इसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक, और हम बाकी हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा ही रहे हैं। तो सारे क्लासेस, सारे पीडीएफ, सारे नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए इन्हीं सब चीज़ों के साथ फिर मिलेंगे। फिर कल दिन भर आपको मेहनत करके एक और बनाएंगे कंटेंट, सारी चीज़ें खोज करके लाएंगे। और परसों हम इसी तरह से पहले जो इसका सिलेबस का पहला टॉपिक था आपका, ये अगले क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद से बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक, एक क्लास और ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये छोटे टॉपिक आपके एक एक क्लास में ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन इसको भी हम पूरा खोज करके लाएंगे, हर एक चीज़ की आपको छूटे नहीं, ये मेरा वादा है। तो चलिए क्लास को अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करिए, ना पसंद आया तो भी शेयर करिए, क्या पता किसी और को पसंद आ जाए। सारे कंटेंट इतना मेहनत से खोज करके लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों को जोड़िए, वही हमारा मोटिवेशन है। आप हमारे लिए और कुछ नहीं कर सकते तो इतना कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।